नमस्कार दोस्तों, वर्ड छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में टीचर भर्ती की पोस्ट बहुत सारी खाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के क्लासेस लेने के लिए भी हमसे मांग की गई है, जिसको देखते हुए हम आज से छत्तीसगढ़ का CDP का टीचर भर्ती के लिए CDP की क्लासेस आज से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, CDP और पेडागोजी की क्लासेस आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ टीचर भर्ती के लिए हम और CGPSC और CGPAPM के लिए मैथ्स की क्लासेस, इंडियन GS, भारतीय सामान्य ज्ञान, साइंस की और टेक्नोलॉजी की क्लासेस, ये सभी आपको इस चैनल पे पूर्ण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही संडे से आप लोगों का PYQ का सीरीज़ चालू हो जाएगा और हर संडे को आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी मिलेगी, जिसमें भारत का और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स दोनों एक साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की क्लासेस। ठीक है, एंड पेडागोजी। ठीक है, इन शॉर्ट CDP और शिक्षण शास्त्र। ठीक है, आज से हमारी ये सीरीज शुरू हो रही है CDP की। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में विकास का सिद्धांत। क्या देखेंगे? विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, विकासवादी अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि विकास धीमी और एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या बताया इन्होंने? विकास धीमी और क्रमिक, ग्रेजुअली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया। इन्होंने क्या बताया? विकास एक धीमी और एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक, यह सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने। ठीक, एरिक एरिक्सन ने विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक। जबकि चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन ने क्या दिया? विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद अब देखिए विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। विकास का संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक, इतने सिद्धांत को आपको याद रखना है विकास से संबंधित। पहला विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया, फिर दूसरा आया विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत जिसको एरिक एरिक्सन ने दिया था। तीसरा आपका आया विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसको आपको जेरोम ब्रूनर ने दिया।
जेरम ब्रूनर ने क्या दिया इस सिद्धांत में कि इन्होंने बताया कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया, आसपास के एटमॉस्फेयर से चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, बच्चे अपने आसपास के माहौल, दुनिया अर्थात पर्यावरण से सीखते हैं। ठीक, कोई भी बच्चा अपने आसपास, छोटे बच्चे कहाँ, अपने आसपास की चीज़ों से सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए विकास किस प्रकार होता है। ठीक, बच्चों में विकास। बच्चों में विकास, पहला तो देखिए जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक अर्थात सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चे सर्वप्रथम सामान्य क्रियाएं करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इसमें विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक, इसमें विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और बच्चे सर्वप्रथम सामान्य क्रियाएं करते हैं, और बच्चे सर्वप्रथम सामान्य क्रियाएं करते हैं। ठीक, बच्चों में विकास देख रहे हैं तो पहला क्या देखा हमने, सामान्य से विशिष्ट है। बच्चे क्या है, विकास उनका होता है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और बच्चे सर्वप्रथम सामान्य क्रिया करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देख करके अनुकरण करते हैं। ठीक, दूसरी बात समीपाभिमुख। समीपाभिमुख, इंग्लिश नाम याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक, समीपाभिमुख, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें जो बच्चे, सबसे पहले बच्चे का इसमें सेंटर हिस्सा का विकास होता है। ठीक है, इसमें बच्चे का सबसे पहले सेंटर हिस्सा, जो सेंटर हिस्सा होता है, ठीक है, मिडिल वाला सेंटर हिस्से के मध्य हिस्सा का विकास होता है। ठीक है, और फिर बाहरी हिस्सों का विकास होता है, और फिर बाहरी हिस्सों का विकास होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। इसमें बच्चे का सबसे पहले सेंटर हिस्सा, मतलब शरीर के जो सेंटर हिस्सा है उसका विकास होता है, उसके बाद फिर बाहरी हिस्सों का विकास होता है। ठीक, ये था प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक, तीसरा ग्रेजुअल, दैट मीन्स क्रमिक। देखिए, इसमें जो होता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन का विकास, व्यवहार में परिवर्तन का विकास उत्तरोत्तर होता है। ठीक है, ठीक है, तथा यह विकास ग्रेजुअली होता है, अर्थात क्रमिक। ठीक है, क्रमिक होता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, शिराभिमुख।
सिराभिमुख। इसका भी इंग्लिश नाम याद रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल, ठीक। सिराभिमुख, सिफेलोकॉडल। जब विकास सिर से पैर की ओर होता है, जब विकास सिर से पैर की ओर हो, उसे सिफेलोकॉडल या सिराभिमुख विकास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिफेलोकॉडल सिराभिमुख विकास कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है। सिराभिमुख, जब विकास सिर से हेड से पाँव के नीचे की ओर हो विकास, उसको बोलते हैं सिराभिमुख, सिफेलोकॉडल। जब विकास आपका सेंटर बीच से बाहर हिस्सों की ओर हो, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। उसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, समीपाभिमुख और सिराभिमुख, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जीन पियाजे, ठीक, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर परीक्षा में पूछता है, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे आपका कोई टीटी का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। सी टेट, CG टेट, सुपर टेट, टीचर भर्ती, लेक्चरर भर्ती, हर परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जीन पियाजे से संबंधित, ठीक। जीन पियाजे का क्या सिद्धांत था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल, ठीक। ये 4 प्रकार के थे, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत। 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, ठीक। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का पहला कौन सा सिद्धांत है? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक। संवेदी गामक अवस्था, पहली अवस्था कौन सी है जीन पियाजे की? वह है सेंसरी मोटर स्टेज, और यह है 0 to 2 ईयर बच्चों के लिए है, ठीक है। यह अवस्था 0 to 2 ईयर वाले बच्चों के लिए है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, ठीक। संवेदी गतिशील चरण है ये, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का यह पहला चरण होता है, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का यह पहला चरण है, कौन सा? ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कब 4 अवस्थे होते हैं, ठीक है, 4 अवस्था होते हैं। पहला अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें संवेदी गतिशील चरण है ये, है ना। इस चरण में बच्चे अपनी इंद्रियों, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स और मोटर गतिविधियों के जरिए अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, ठीक है। और यह चरण आमतौर पर 0 से 2 साल की उम्र के बीच होता है, ठीक है।
बात याद रखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज के लिए कि इस चरण में बच्चे अपनी इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के जरिए अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। ठीक है, मतलब अपने सेंसरी ऑर्गन से मोटर स्किल्स के द्वारा आसपास की दुनिया को, आसपास की चीज़ों को वो समझते हैं। ये चरण आमतौर पर 0 to 2 ईयर चाइल्ड के लिए होता है। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी गामक अवस्था क्या था? 0 से 2 साल के बच्चों में देखा गया है। इस चरण में बच्चे अपनी इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के जरिए अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। सेकेंड अवस्था देखिए, दूसरी अवस्था है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 2 से 7 साल के बच्चों में पाई गई। कितने में? 2 से 7 साल के बच्चों में, 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर के दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित ना होकर, स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, जब वह खेल, अनुकरण व चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिक बढ़ाता है। ठीक है, इस दौरान क्या करता है? वो खेल करता है, खेल खेलता है, दूसरों की नकल करता है, चित्रों का निर्माण करता है और भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी एकत्रित करता है। ठीक है, तीसरी अवस्था देखते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाई गई अवस्था। ठीक है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो होते हैं वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं और वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच मतलब आसपास का जो घटना घट रही है और चीज़ें जो हैं उनके बीच ये समानता या उनके बीच क्या रिलेशन है ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वस्तुओं और घटनाओं
के बीच समानता, भिन्नता, समझने की क्षमता उत्पन्न होती है इस अवस्था में। ठीक, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं और वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता इनमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक, साथ ही साथ जो संख्या बोध होते हैं, वर्गीकरण या आपके क्रम अनुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध, ठीक है, रिलेशन का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे आप, समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ठीक है, संबंध समझने की क्षमता, संबंध समझने की क्षमता। ठीक है, ये सभी चीज़ें वह कर लेता है। इन शॉर्ट देखा जाए तो वह अपने आसपास के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम सीख लेता है। ठीक है, चलिए अब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का चौथा चरण देखते हैं और आखिरी चरण देखते हैं। ठीक है, डी में आ जाते हैं। डी अर्थात फोर्थ, यह है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक, ये अवस्था 12 वर्ष से अधिक के बच्चों में होता है। ठीक, इस अवस्था की प्रमुख बातें ये हैं, विशेषता यह है कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन मतलब अब ये पूर्ण रूप से लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक, दूसरा आपका हो गया समस्या समाधान। पहले आप देख लीजिए, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। तार्किक क्षमता मतलब हो गया आपका रीजनिंग, ठीक, एनालिटिकल। दूसरा हो गया समस्या समाधान, समस्या समाधान क्षमता की विकास। दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, अगला है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का भी ठीक, समालोचनात्मक, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इसके बाद आपका जो वास्तविक और अवास्तविक, वास्तविक और अवास्तविक के बीच इनको अंतर समझ में आ जाता है। अंतर का पहचान कर लेते हैं इन लोग। ठीक, नेक्स्ट है परिकल्पना विकसित हो जाती है, परिकल्पना अनुभव। ठीक है, ठीक, ये सभी चीज़ें 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में पाई जाती है और इसे ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक असंक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये आपका जीन पियाजे का 4 सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का। पहला देखा हमने सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 से अधिक वर्ष के बच्चों में होता है। ठीक है,
अब देखिए कुछ प्रमुख बातें, जिन पियाजे का सिद्धांत हो गया। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख बातें देखिए। पहला चीज, बच्चे जन्म के समय अर्थात जन्म के बाद अपने ज्ञान इंद्रियों अंग से सेंस करके, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। ठीक, बच्चे जन्म के समय अपने सेंसरी ऑर्गन अर्थात ज्ञानेंद्रियों अंग से सेंस करके चीज़ों को समझते हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। आप सभी जानते हैं सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। नाक, कान, किस किस से सेंस करते हैं आप लोग? नाक हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया और आँख हो गया। ये आपकी हो गए सेंसरी ऑर्गन। इसी से संवेदन क्रिया करके बच्चे जन्म के बाद चीज़ों को समझते हैं। ठीक, दूसरी बात, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कहने का मतलब है कि बच्चे 0 से 30 दिन के भीतर ही क्या करते हैं, मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेते हैं 0 से 30 दिन के अंदर ही। ठीक है, आप नोटिस करिएगा कभी किसी के यहाँ बच्चा होगा या आपके यहाँ बच्चा होगा तो कि 0 से 30 दिन के महीने भर में ही बच्चे कोई, अगर आप उंगली को जैसे पास करेंगे तो वो मुट्ठी से अपने उंगली को एकदम से जकड़ से लेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं के माध्यम से ही होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन 0 से 30 दिन के अंदर ही मुट्ठी का बंद करना। ठीक है, मुट्ठी का बंद करना याद रखेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन कब से शुरू कर देते हैं? 0 से 30 दिन के भीतर ही। ठीक है, 1.5 से 2 साल के बीच में, 1.5 से 2 साल के बीच ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब बच्चों को कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं वो याद होने लगती है, उनका या उनसे संबंधित जो भी सामग्री है वो उनको याद होने लगता है 1.5 से 2 साल के ही भीतर। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, इसी से संबंधित है। प्रश्न करता है कि बच्चे खिलौना खोजने, ठीक, बच्चे खिलौना खोजने की प्रक्रिया किस वर्ष से प्रारंभ कर देते हैं? ठीक है, बच्चे खिलौना खोजने की प्रक्रिया किस वर्ष से प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका उत्तर है 0 to 2 ईयर। ठीक है, याद रखेंगे यही इसका आंसर है। 0 से 2 वर्ष के बच्चे अपने खिलौना खोजने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो आया हुआ है सीटेट का ही प्रश्न है ये। ठीक है, सीटेट का ये प्रश्न है 2022 का। ठीक, अगला एक प्रश्न और था सीटेट का ही, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, स्कूल विदाउट बर्डन, स्कूल विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, किस कमिटी के द्वारा इस
बात को कहा गया था। ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा किस कमेटी की अध्यक्षता में ये बात कही गई थी? तो इसका उत्तर है 1992। 1992 में कमेटी बनी थी। ठीक है, कमेटी बनी, किसकी अध्यक्षता में ये पूछता है तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें ये बात कही गई थी कि बिना बोझ की शिक्षा, एजुकेशन विदाउट बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समालोचनात्मक चिंतन शिक्षाएं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग लर्नर, समालोचनात्मक चिंतन शिक्षाएं। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग लर्नर की कुछ प्रमुख बातें होती हैं, उसे याद रखिएगा। पहला चीज़ तो जो क्रिटिकल थिंकिंग लर्नर होते हैं वो होते हैं ओपन माइंडेड। दूसरा बात, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होता है, जानने की इच्छा। तीसरी बात कि वो इंक्वायरी करते हैं बहुत। ठीक है, पूछताछ। चौथा है कि वो फॉर्मुलेट्स हाइपोथेसिस, दैट मीन्स परिकल्पनाओं का निर्माण करना। एक और प्रमुख बात है कि प्लान करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, प्रयोगों की योजना करते हैं। ठीक है, एक प्रमुख बात है NEP 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसमें मुख्य बात कही गई है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर विकसित करना है और नो बैड डे। ठीक है, एक तो हो गया क्रिटिकल थिंकिंग की बात कही गई है और दूसरा आपका हो गया नो बैड डे। ठीक, ये दो प्रमुख बातें थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो अब इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, दैट मीन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो वो थे आपके हार्वर्ड गार्डनर जी। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया कि बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, उनके अनुसार बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक, कौन कौन से आयाम? एक तो हो गया भाषाई,
शब्दों का अर्थ शारीरिक, गतिक और सटीकता। ठीक है। और अमूर्त तथ्य चिंतन। ठीक है। यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक, 2005 के अंतर्गत अमूर्त तथा चिंतन, अमूर्त तथा चिंतन को बढ़ावा देना। ठीक है। प्रमुख बात NCF 2005 में कही गई है कि अमूर्त तथा चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों में। ठीक है। अमूर्त मतलब क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इन इंग्लिश, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। जिसे हम देख और छू नहीं सकते। ठीक है। जिसे हम देख और छू नहीं सकते वही अमूर्त कहलाता है। तो मतलब कि एक प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी खुद की सोचने की क्षमता, जिसके अनुसार आप कुछ न्यू चीज़ें कर सकें, तो उस चीज़ों को अमूर्त के रूप में देखा जाता है। तथा चिंतन को बढ़ावा देने की बात कही गई है NCF 2005 में। ये बात याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न करता है एक कि प्राथमिक समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? तो प्राथमिक समाजीकरण बच्चों के लिए क्या होता है? परिवार, माता पिता, ठीक है, माता हो गए, पिता हो गए, परिवार, भाई बहन, ठीक, इत्यादि, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए। ये लोग कौन हो गए? आपके प्राथमिक समाजीकरण से हो गया। जबकि प्रश्न करता है कि द्वितीयक समाजीकरण कौन है? तो द्वितीयक समाजीकरण कौन होगा? स्कूल, धार्मिक स्थल, स्कूल हो गया आपका, धार्मिक स्थल हो गए, है ना, लाइब्रेरी हो गई, और आपका सोशल मीडिया, ये सब हो गया। ठीक है। ये आपका हो गया द्वितीयक समाजीकरण। याद रखेंगे प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। बच्चों के लिए प्राथमिक समाजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बच्चों में भाषा का विकास। क्या हेडिंग है? बच्चों में भाषा का विकास। किस प्रकार बच्चों में भाषा का विकास होता है? सबसे पहले आप देखेंगे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी भाषा क्या होती है? वह रोता है। ठीक है। रोता है, हंसता है, जन्म के समय ये होता है। जन्म के 2 से 3 माह में, जन्म के बाद 2 से 3 माह पर वो अनुकुंजन करता है। ठीक है। अनुकुंजन करता है, दैट मीन्स कोइंग। ठीक है। इसके बाद 3 से 4 माह में, 3 से 4 माह में, 3 से 4 माह में वह क,
वर्ण मा, ठीक है, वॉवल्स हो गया, ये सब वो बोलने लगते हैं 3 से 4 माह में। ठीक, उसके बाद 6 में वो क्या करता है, बबलाना शुरू कर देता है, बैबलिंग करना। ठीक है, बबलाना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बबलिंग करना। जैसे कि ब, द, प, मा, ऐसा वह क्या करता है, बबलिंग करना शुरू कर देता है 6 माह के बाद। और फिर 1 साल में वह जब होता है तो वह 1-2 शब्द, है ना, 1-2 शब्द बोलना शुरू करता है, जैसे कि माँ, पापा, मम्मी, है ना। इस प्रकार से 1 साल का होता है तो बोलना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद जब वह 1.5 से 2 साल का होता है, तकरीबन 2 साल तक, तो वो टेलीग्राफिक स्पीच बोलना शुरू करता है। टेलीग्राफिक स्पीच मतलब कि जैसे कि आप माँ पानी लाओ, है ना, माँ पानी लाओ, इस प्रकार की बातें बोलने लगते हैं। तकरीबन 100 शब्दों के आसपास उनका शब्दकोश हो जाता है, वोकैबुलरी हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। 1 से 1.5 साल में, 1 से 2 साल, 1.5 से 2 साल में। इसके बाद 3 से 4 साल, जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है तब बच्चा 1 से अधिक भाषा का व्याकरण की समझ होने लगती है उसको। ठीक है, 1 से अधिक भाषा व्याकरण की समझ होने लगती है। ठीक, ये बातें ध्यान में रखनी कि बच्चों से संबंधित। और फिर 4 साल के बाद वो ठीक ठाक बातचीत करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था बच्चों में भाषा का किस प्रकार विकास होता है, ये चीज़ें। चलिए अब अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, NEP 2020। NEP 2020 की कुछ प्रमुख बात। NEP 2020 में 4 स्टेज बतलाया गया है बच्चों के लिए। ठीक है, क्या बताया गया, 4 स्टेज। ठीक, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फाउंडेशन स्टेज। उसमें भी 2 सब स्टेज होता है। ठीक है, एक तो हो गया आपका आंगनबाड़ी बालवाड़ी, है ना, जिसमें 3 साल का बच्चा जाने लगेगा, जहां वह मातृभाषा में अपनी बात करने लगता है। ठीक है, NEP 2020 में 4 स्टेज बताया गया है, जिसमें आपका फाउंडेशन स्टेज है वो, और उसमें भी 2 सब स्टेज हैं। इसमें से एक आंगनबाड़ी है, बालवाड़ी। 3 साल के बच्चों को वहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे, जहाँ वह मातृभाषा में अपनी बातें करना सीखेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है, व्हाट इज मेटाकॉग्निशन। ठीक है, मेटाकॉग्निशन, देखिए, जब व्यक्ति स्वयं अपने सोच के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति स्वयं अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर दे तो उसे क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं। विकास के आयाम, विकास के आयाम। ठीक,
विकास हमेशा याद रखेंगे आप कि बहुआयामी होती है। ठीक है, याद रखेंगे विकास के आयाम बहुआयामी होती है। 3 प्रमुख आयाम इसके याद रखने हैं। एक तो हो गया आपका वेन डायग्राम से आप समझ लीजिए। पहला तो हो गया आपका शारीरिक विकास, दूसरा आपका संज्ञानात्मक विकास, और तीसरा हो गया संवेदनात्मक इमोशनल। ठीक है, संवेदनात्मक, ठीक है, जिसे हम एवं समाज विकास भी कहते हैं। ठीक है, तो विकास बहुआयामी होती है। विकास के 3 प्रमुख आयाम हो गए आपके, एक शारीरिक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव, और तीसरा हो गया आपका संवेदनात्मक, जिसे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब एक तो फिजिकल आपको दिख रहा है, रुक जाइए, फिजिकल ये हो गया, ये कॉग्निटिव हो गया, और ये आपका हो गया इमोशनल। ठीक है, याद रखेंगे ये कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जी हमारे दिमाग में होने वाली एक्टिविटीज़ पर निर्भर करता है। इसी के अंदर व्यक्ति समस्या का समाधान आदि करता है, और क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, ये सभी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। फिजिकल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, जो हमारे शरीर का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो, और संवेदनात्मक क्या होते हैं, संवेदनात्मक जो होती है वो हमेशा इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ठीक, प्रश्न है कि विद्यार्थियों को अधिगम का मूल्यांकन करते हुए विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करते हुए एक शिक्षक को, ये प्रश्न टेट का आया हुआ प्रश्न है, शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। ठीक, विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। बच्चों के अधिगम, लर्निंग का जो अगर अपन एवल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो वह प्रमुख बातें क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, पहला तो होता है कि पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें बच्चों से जुड़ी हुई उनकी समस्त जानकारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। पोर्टफोलियो में बच्चों से जुड़ी सभी बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए। ठीक, पहला चीज़ तो। दूसरा पॉइंट होना चाहिए, विद्यार्थियों, जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे फीडबैक लेना चाहिए। ठीक है, फीडबैक लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि कंटिन्यूसली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। कंटिन्यूस रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। ठीक, फोर्थ पॉइंट है, बच्चों को आपस में उनसे तुलना नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बातें याद रखना है एक शिक्षक को बच्चों के अधिगम के मूल्यांकन के समय। ठीक है, चलिए देखिए, शिक्षक जो होते हैं, है ना, शिक्षक को बच्चों के साथ हमेशा इक्वालिटी रखनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी, बट इक्विटी जो होती है वो सुपीरियर होती है इक्वालिटी से, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे कि जो समता है हमेशा वो सुपीरियर है समानता से। ठीक, एक शिक्षक को बच्चों में समता रखनी चाहिए, समानता तो रखनी चाहिए लेकिन समता ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए
देखिए, एक प्रश्न है कि शिशुओं में किस उम्र के आसपास, शिशुओं में किस उम्र के आसपास, बच्चों में किस उम्र के आसपास अजनबी दुश्चिंता स्ट्रेंजर एंजाइटी विकसित होती है। मतलब किस उम्र में बच्चों में, छोटे बच्चे दूसरे लोगों को देख करके, दूसरे मतलब कि जिन्हें वो पहचानते नहीं, अजनबी को देख करके वह एंजाइटी फील करते हैं। तो इसका उत्तर है 5 से 6 माह के बच्चे। देखिए, 5 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनमें स्ट्रेंजर एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। 1 साल के बच्चों को जलन हो शुरू हो जाता है, याद रखेंगे, ये भी याद रखना है। 1 साल के जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जलन, अब ये ऐसी जलन है मतलब कि मान लीजिए वो उनके एक और भाई हैं, 2 साल का एक बच्चा है, तो 1 साल का बच्चा यदि उसको गोद में ना लेकर के उसकी माँ 2 साल के बच्चे को गोद में लेती है, तो ये जो 1 साल वाला बच्चा है उसको मन में ईर्ष्या आने लगी, जलन आने लगेगी अपने भाई के लिए ही। ठीक है, इसको याद रखना है। सगे भाई बहन से भी जलन शुरू हो जाती है, जैसे कि दूसरे बच्चों को गोद में लेने से जलन हो जाती है, इस प्रकार का याद रखना है कि 1 साल के बच्चों में जलन शुरू हो जाती है, और 5 से 6 माह के बच्चे में आपका स्ट्रेंजर एंजाइटी रहती है। ठीक है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। 2 साल के बच्चे में फेक इमोशंस, याद रखना है इसको भी। जो 2 साल के बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चों में फेक इमोशंस, ठीक है, फेक इमोशंस, व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तथा ये परिवर्तित होते रहता है, एवं ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, सभी में ये पाया जाता है। फेक इमोशंस सभी बच्चों में देखने को मिलता है। 2 साल के बच्चों में याद रखेंगे, 5 से 6 माह के बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी होता है, 1 साल के बच्चों में जलन की बात हो जाती है, जलन की भावना जागृत हो जाती है, और 2 साल के बच्चे में फेक इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, एक जीएस से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, किस अंग्रेजी शासक ने भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू की? किस अंग्रेजी शासक ने भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की? ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, याद रखेंगे जो इंग्लिश भाषा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारे देश की को ऑफिशियल भाषा है। ठीक है, याद रखेंगे, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। ठीक है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश क्या है आपका? को ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे देखिए, बच्चों की अवस्था। बच्चों की अवस्था या अवस्थाएं। ठीक है, पहला तो हो गया 0 से 3 सप्ताह। ठीक, 0 से 3 सप्ताह, इसे बोलते हैं डिंबावस्था।
डिंबावस्था, डिंबावस्था 0 से 3 सप्ताह। ठीक है। दूसरा हो गया आपका 3 सप्ताह से 8 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह, इसे बोलते हैं भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। ठीक है, भ्रूणावस्था 3 से 8। उसके बाद आपका 9 से लेकर के 9 सप्ताह से लेकर के 9 माह, 9 सप्ताह से लेकर के 9 माह को गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, पहले 0 से 3 सप्ताह मतलब 1 महीना के अंतर ही डिंबावस्था कहता है। उसके 3 से 8 सप्ताह मतलब कि तकरीबन 2 माह भ्रूणावस्था, भ्रूण की अवस्था में रहता है। और 9 सप्ताह से 8 माह के बीच, 9 सप्ताह से 9 माह के बीच गर्भावस्था बच्चे की अवस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब अगला है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत। ठीक, कौन सा सिद्धांत था? लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, किसने दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? लॉरेंस कोलबर्ग जी ने दिया था। ठीक है, इन्होंने मुख्य रूप से 2 बात कही थी कि बच्चा समाज के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, बच्चे समाज के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो समाज के अनुसार कार्य करते हैं। इन्होंने 2 बात कही। एक तो था इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। ठीक, इसके अनुसार जैसे को तैसा बच्चा क्या करता है? टिट फॉर टैट, है ना, जो व्यवहार है उसका जैसे को तैसा होता है। ठीक है, इसके अनुसार इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। और दूसरा होता है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दैट मीन्स आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुक्ता। ठीक है, आज्ञा पालन, दंड एवं उन्मुक्ता। ठीक है, यदि बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है। 2 प्रकार का आपका यहाँ पे बच्चे कार्य करते हैं समाज के अनुसार। लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत था उसमें 3 लेवल बताया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत में 3 लेवल हैं। एक तो था प्री कन्वेंशनल, दूसरा था आपका कन्वेंशनल, और तीसरा था आपका पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के 3 चरण थे, 3 लेवल थे। एक तो हो गया प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व पारंपरिक, फिर एक दूसरा हो गया चरण वो है पारंपरिक। और देखें, एक प्रश्न आया था सीटेट 2023 में, प्रश्न था कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण, अमूर्त
संक्रियात्मक अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए, पहली बात तो अमूर्त संक्रियात्मक जो चरण है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के सबसे आखिरी चरण है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं। इनमें 12 से अधिक वर्ष के बच्चे इस चरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए, पहली बात तो यह है कि पदानुक्रम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हायरार्चिकल, ठीक है, संबंधों को दर्शाने के लिए डायग्राम आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों अर्थात डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात शिक्षकों को यह ध्यान देना चाहिए कि परिकल्पनात्मक सोच जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए या डिडक्टिव थिंकिंग को विकसित करने के लिए शिक्षकों को समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे उनका दिमाग खुलेगा और समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तीसरा पॉइंट, शिक्षकों को यह ध्यान देना चाहिए कि समस्याओं को समझाने तथा वैज्ञानिक को तर्क देने के मौके उनको मुहैया कराना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको समस्या से समझाने की अवगत कराने के लिए उनको मौका बनाना चाहिए। ठीक है, समस्याओं को समझाने तथा वैज्ञानिकों या वैज्ञानिक तर्क देने के लिए मौके मुहैया कराना चाहिए। ठीक है, ठीक। देखिए, डिडक्टिव से और इंडक्टिव से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है? देखिए, सिंपल आसान शब्दों में समझ लीजिए। ठीक है, इंडक्टिव मतलब अगनात्मक विधि और डिडक्टिव मतलब होता है निगनात्मक विधि। इंडक्टिव विधि में किसी चीज को समझाने के लिए आपका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, जबकि आपका देखा जाए डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं? निगनात्मक विधि हिंदी में। ठीक है, इसमें क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। क्या करते हैं? नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। बस ये 2 लाइन याद रखिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे प्रश्न करेंगे, उसमें हम इसे अच्छे से समझेंगे उदाहरण के साथ।
याद रखेंगे इंडक्टिव मतलब अगुणात्मक विधि, इसमें अपन उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि डिडक्टिव में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, कुछ प्रमुख डिसेबिलिटीज को देख लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक, अर्थात विशिष्ट अधिगम अक्षमता। ठीक है, अधिगम में होने वाली जो अक्षमताएं हैं क्या क्या हैं वह देखते हैं। पहला तो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो होता है, पढ़ने से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, पढ़ने से संबंधित परेशानी, बच्चों को पढ़ने से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उस परेशानी को, उस डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। दूसरा अर्थ होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं बच्चों को, उस डिसेबिलिटी को, उस अक्षमता को क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। एक होता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया मतलब गणित, गणना करना, गणित से संबंधित जितने भी आपको बच्चों को अक्षमता होती है उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। एक बहुत फेमस डिसऑर्डर है ADHD। इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें बच्चा अटेंशन नहीं रहता, हाइपर एक्टिविटी मतलब कुछ कुछ भी इधर उधर करने लग जाता है, और इसमें उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों में इंटरप्शन करता है। एक प्रकार का ये डिसऑर्डर है ADHD। ठीक है, तो ये प्रमुख जो आपकी डिसेबिलिटीज़ थे ये हमने देखा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और ADHD। ठीक है, ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, विकास की बात थी। विकास का सिद्धांत तो हमने देख लिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। ठीक, अभी यहाँ पे विकास की बात के लिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ विद्वान कहे कि ये असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अब कौन कौन विद्वान इनने मत दिया था कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के, उसे देखते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया विकास को आपका वाइगोत्स्की ने, ठीक, ब्रूनर ने। ठीक, याद रखेंगे, इन्होंने कहा कि विकास गर्भ से लेकर के कब्र तक होता है। ठीक है, इनका मानना था कि विकास जो होता है वो वॉर्म टू टॉम्ब तक होता है। ठीक है, मतलब कि गर्भ से कब्र, ठीक, वॉर्म टू टॉम्ब। जबकि विकास एक असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसने बोला? पियाजे ने कहा, जीन पियाजे, कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, और एरिक एरिक्सन ने कहा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक असतत प्रक्रिया है ऐसा। जबकि इन्होंने क्या कहा कि जो विकास है वो बढ़ते रहता है। ठीक, ये तो बात याद रखना है। तो याद रखेंगे कि जो ये साइकोलॉजिस्ट थे आपके पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन, इन्होंने कहा कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है विकास, बच्चों का जो विकास होता है वह डिसकंटिन्यूअस है।
जबकि वाइगोस्की और ब्रुनर वीबी, ठीक है, याद रखेंगे, वीबी ने कहा क्या कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चे, दैट मीन्स गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड कैसे होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड? पहली बात तो ये कि ये डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा कि क्रिएटिविटी होते हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि क्यूरियोसिटी होती है इनके अंदर, जानने की जिज्ञासा होती है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत अधिक होती है, हाई होता है। ठीक है, बौद्धिक क्षमता इनका बहुत हाई होता है। देखेंगे इनका IQ, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इनका 140 प्लस होता है, याद रखेंगे, ज़्यादा होता है 140 से। मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन होता है इनके में, रिवर्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है ऑफ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, बोधगम्यता कंप्रहेंशन का भी हाई लेवल होता है, तो हाई लेवल ऑफ कंप्रहेंशन। हाई कैटेगरी रहते हैं आपको मेंटल प्रोसेस की, हाई कैटेगरी ऑफ मेंटल प्रोसेस। दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट। हाई सेल्फ एफिशिएंसी, ठीक है ना। उनके अंदर विलिंगनेस होती है, चाह होती है कि चैलेंज ले लें, तो चैलेंजिंग होते हैं बहुत ज़्यादा वो। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो। दे डोंट नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट। ओके, उनकी खुद की सोच होती है, ओरिजिनलिटी होती है उनके में, ओरिजिनलिटी ऑफ द थॉट्स। साथ ही साथ एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सिचुएशन, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को टेकल कर सकते हैं वो, तो मल्टीपल एक्टिविटी एट ए टाइम, वर्सेटिलिटी होते हैं। ठीक है, सभी बातें याद रखना है कि ये गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर होती है। डिसीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी होता है उनके अंदर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हाई होता है, IQ 140 प्लस होता है, रिवर्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस, हाई लेवल ऑफ कंप्रहेंशन, हाई कैटेगरी ऑफ मेंटल प्रोसेस, डोंट नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, हाई सेल्फ एफिशिएंसी, दे आर चैलेंजिंग, सेल्फ मोटिवेटेड, originality of the thoughts, multiple activity and versatility and हाई टेक करते हैं, रिस्क। ओके, ये सभी चीज़ें गिफ्टेड चाइल्ड के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीटेट में हुआ प्रश्न है कि वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ना क्वेश्चन से ही क्लियर होते हैं, इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन जरूरी हैं। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? प्रश्न है कि वंचित
एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो निम्न चीज़ों से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, पहला चीज़ है पूर्वग्रह, दैट मीन्स स्टीरियोटाइप, पहले से मन में विचार कर लेना, रूढ़िवादिता। ठीक है। दूसरा जो हो गया आपका ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ का अभाव होना, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ का अभाव होना। ठीक है। और तीसरा आप देख सकते हैं अवरोही पाठ्यक्रम, जहाँ आरोही पाठ्यक्रम होना चाहिए वहाँ अवरोही पाठ्यक्रम। ये सभी चीज़ें नकारात्मक प्रभाव डालती हैं जो वंचित और पिछड़े बच्चे हैं। ठीक है। टॉप डाउन करिकुलम, अवरोही पाठ्यक्रम। ठीक है, ये सीटेट का प्रश्न था। चलिए एक और प्रश्न है कि अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए किस प्रकार की आकलन की विशेषता होनी चाहिए? ठीक है, प्रश्न था कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? आकलन की विशेषता होनी चाहिए। कैसा आकलन होना चाहिए अर्थपूर्ण अधिगम के लिए? एक तो होना चाहिए कंप्रहेसिव, जिसे हिंदी में व्यापक बोलते हैं। ठीक है, व्यापक होना चाहिए असेसमेंट। और दूसरा एक फॉर्मेटिव होना चाहिए, फॉर्मेटिव दैट मीन्स रचनात्मक। ठीक है, कंप्रहेसिव और फॉर्मेटिव। याद रखेंगे स्टैंडर्ड कभी उत्तर नहीं लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कभी नहीं होगा। जहाँ पे भी मानकीकृत शब्द आए आपका सीडीपी में, सीधे उसको ऑप्शन को रिजेक्ट करना है। स्टैंडर्डाइज्ड बोला या मानकीकृत कहेगा कहीं पर भी, उसे जस्ट रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है और फिर आंसर लगाना है। ठीक है, ऑप्शन में कंप्रहेसिव, फॉर्मेटिव, स्टैंडर्डाइज्ड, क्वांटिटेटिव ऐसे भी रहेगा। तो ये सभी चीज़ें नहीं लेना, इसमें से सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव और फॉर्मेटिव को लेना है आंसर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक, या इसे हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, बाहरी प्रेरणा। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? खुद से खुद के लिए, स्वयं के द्वारा उत्पन्न होना। ठीक है, खुद से खुद के लिए, स्वयं के द्वारा उत्पन्न होना। जैसे खुद अंदर से मोटिवेशन आता है किसी चीज़ को करने के लिए कि हाँ मेरे को ये बनना है, मेरे को ये कार्य करना है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। जबकि एक्सट्रिंसिक प्रेरणा क्या होता है? जो कि बाहरी रूप से प्रभावी होता है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि कोई हिमालय चढ़ के आया है, अरे यार वो चढ़ा है, उसको देख के मोटिवेट होकर के अपन भी हिमालय चढ़ने चले गए, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जीन पियाजे
जीन पियाजे हमने देखा कि एक वह स्विट्जरलैंड के स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करते हैं, ना कि भाषा चिंतन का। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो चिंतन है वह चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। ठीक है, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि चिंतन जो है वो भाषा का निर्धारण करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। वह भी बायोलॉजिकली संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया। बौद्धिक क्षमता, आयु के साथ मैच्योरिटी का आना, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी होना, एक्टिव लर्नर जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी चीज़ें जीन पियाजे ने बाल विकास से संबंधित बताई। जीन पियाजे ने चिंतन को महत्वपूर्ण माना, ना कि भाषा को। इसलिए चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, ना कि भाषा चिंतन की। ठीक है, कुछ पियाजे से संबंधित कुछ और बात को ध्यान रखेंगे कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए कारक जो थे वह थे, एक पहला चीज की शिक्षक की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ अ टीचर। दूसरी बात लिख लेते हैं, मोबिलिटी ऑफ टीचर, शिक्षक की गतिशीलता। ठीक है, शिक्षक की गतिशीलता। दूसरी बात थी विविध सामग्रियों का प्रावधान, मतलब टीचिंग मटेरियल्स। ठीक है, टीचिंग मटेरियल्स और एक्सपीरियंसेस, अनुभव। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए, मतलब इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए टीचर को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा भी था सीटेट का कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्या है। ठीक है, तो देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं उनका विकास संज्ञानात्मक रूप से होता है। ठीक है, बच्चों के विकास उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ पर निर्भर होता है। ये बात वाइगोस्की ने कही थी, जबकि पियाजे ने क्या कहा था कि संज्ञानात्मक विकास की बात की थी बच्चों के विकास में। तो याद रखेंगे वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की ने क्या कहा था कि बच्चों का विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर रहता है बच्चे का विकास, मतलब वो अपने समाज और कल्चर एक्टिविटीज से सीखता है। जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे का विकास संज्ञानात्मक रूप में होता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, ये दो बातें को याद रखना है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार हमने देखा भी कि वो 4 तत्व जो विकास को प्रभावित करते हैं, एक तो मैच्योरेशन, दूसरा एक्टिव लर्निंग, सोशल एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर। जीन पियाजे के अनुसार वह 4 एलिमेंट्स, 4 तत्व जो विकास को प्रभावित करते हैं वह आपके हैं। एक तो हो गया मैच्योरेशन, मतलब मैच्योरिटी के साथ उनका विकास हो रहा है, मैच्योरिटी आएगी उनके में। दूसरा आपका एक्टिव लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तीसरा हो गया आपका सोशल एक्सपीरियंस, और आपका चौथा हो गया इक्विलिब्रियम। ये 4 तत्व पियाजे के अनुसार जो विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक,
क्वेश्चंस आए हुए हैं उस प्रकार से इसको समझाया जा रहा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये कि जिंग पियाजे के अनुसार वह 4 तत्व जो विकास को प्रभावित करते हैं: मैच्योरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न आता है कि बच्चों का विकास सर्वाधिक तीव्र गति से कब होता है? ठीक, बच्चे की वृद्धि ठीक है। याद रखेंगे, वृद्धि और विकास दोनों अलग चीजें हैं। वृद्धि जो होती है वो आपके एक समय पे जा करके रुक जाती है, जबकि विकास जो है वह व्यक्ति का विकास होते ही रहता है आगे। ठीक है, तो वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये 2 बातें याद रखेंगे वृद्धि और विकास के संबंध में। अब यहाँ बच्चे की वृद्धि की बात हो रही है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि सबसे तेज गति से वृद्धि कब होती है बच्चे की, तो शिशुअवस्था में। ठीक, इन्फेंसी में वेरी रैपिड। ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रोथ, वृद्धि। ठीक है, सबसे तेजी से होता है, सबसे तेजी से कब होगा? इन्फ्रेंसी में, आपका शिशुअवस्था में सबसे तेजी से इनकी वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, बचपन में, इन्फेंसी के बाद। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड को याद रखना है, ये क्रम है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, पठारी अवस्था, क्रम है ये, फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, एक बात और याद रखेंगे आप यहाँ पर कि एडोलेसेंट्स, किशोर अवस्था, एडोलेसेंट, किशोर अवस्था में पबर्टी, वय संधि, देखने को मिलती है। ठीक है, एडोलेसेंट्स में पबर्टी देखने को मिलती है, जिसमें व्यक्ति मतलब पुरुष में दाढ़ी और महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है या आ जाता है। ठीक है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पुरुषों में बियर्ड आने लगता है। ठीक है, कब? किशोरावस्था में, एडोलेसेंट्स में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये पॉवर्टी स्टेज क्या होता है देखिए। पॉवर्टी स्टेज में ग्रोथ स्पर्ट होता है। ठीक है, जिसमें अचानक से बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये एज जो है आपका 11 से 13 साल के वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। याद रखेंगे, इसमें हाइट वेट में भी डिफरेंस बहुत आता है। ठीक है, हाइट एंड वेट बदलाव आता है, अचानक से बहुत ही ज़्यादा बदलाव आता है, जिसमें लड़कियां फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाती हैं ज़्यादा लड़कों से। ठीक है, लड़कियां फिजिकली एंड मेंटली लड़कों से ज़्यादा मैच्योर रहती है। इस अवस्था में। ठीक है, याद रखेंगे।
पबर्टी स्टेज में लड़कियों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिनका हाइट, हेल्थ, वेल्थ, फिजिकली और मेंटली ज़्यादा मैच्योर होती है लड़कों से। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये था आपका पॉवर्टी स्टेज। पॉवर्टी स्टेज मतलब कि यौवन अवस्था, ठीक है ना। पॉवर्टी स्टेज मतलब कि यौवन अवस्था। यौवन अवस्था के दौरान वृद्धि में ऊंचाई और वजन में वृद्धि देखने को मिलती है बहुत तेजी से, ठीक है। और साथ ही साथ आंतरिक अंग एवं बाह्य अंग दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, अब अगला है पेरेंटिंग स्टाइल, परिवेश की शैलियाँ, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल्स, हिंदी में परिवेश की शैलियाँ, ठीक है। दो प्रकार की होती हैं, एक ऑथोरेटिव होता है, ठीक है, आधिकारिक, और दूसरा होता है आपका ऑथोरिटेरियन, जिसे बोलते हैं सत्तावादी। देखें, आधिकारिक ऑथोरेटिव में क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। बच्चे से ओपन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, खुला वार्तालाप। इसी में आप देखेंगे तो सॉल्व्स प्रॉब्लम्स टुगेदर विथ चाइल्ड, मतलब बच्चे से मिल करके उनकी परेशानियां दूर करते हैं। तीसरा जो होता है सेट क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, मतलब उनके लिए रूल तो बनाए जाते हैं जो कि एकदम क्लियर रहते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और उनसे एक्सपेक्टेशन रहता है। ये आपको ऑथोरिटेटिव आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल हो गया, ठीक है, जिसमें अपन ओपन कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों से ताकि उनकी परेशानियां दूर हो सके, और उन्हें क्लियर कट समझा देते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, ये चीज़ें आपके लिए सही हैं और ये चीज़ें आपके लिए गलत है। जबकि ऑथोरिटेरियन सत्तावादी में देखने को मिलेगा आपको, पहला तो कि उसमें कम्युनिकेशन नहीं होता, नो कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है पेरेंट ड्राइवन, मतलब जैसे बोल दिया वैसे ही करना है। तीसरा वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन, बच्चों को बोलने ही नहीं दिया जाता, बस बोल दिए थोप दिए, ये वाली चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बहुत ही कम कम्युनिकेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है ना। बिहेवियर उनका चेंज होता है जिसकी वजह से वो एकदम से अलग रहने लगते हैं। और चौथा है कि सेट स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट, मतलब भैया ये करो नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। ये सत्तावादी हो गया। जबकि आधिकारिक हमने देखा कि इसमें क्लियर रूल बनाया गया और उनसे एक्सपेक्टेशन किया गया आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा होगा। जबकि इसमें ऐसा बोला गया सत्तावादी में कि आप ये करेंगे, ये नहीं किए तो फिर आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है, आप देखिए यहां देखते हैं तीसरा, परमिसिव, जिसे बोलते हैं अनुज्ञात्मक, क्या बोलते हैं, अनुज्ञात्मक, ठीक। अब इसमें स्टाइल कैसे हो जाता है, चाइल्ड ड्राइवन, बच्चे खुद से रूल बनाएंगे, खुद से चलेंगे। रेयरली एनफोर्सेस रूल्स, ठीक है। ओवर इंटेलिजेंस चाइल्ड्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये हो गया परमिसिव अनुज्ञात्मक पेरेंटिंग स्टाइल। और एक होता है आपका नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, जिसे लापरवाह कहते हैं,
जिसमें ध्यान ही नहीं दिया जाता। अनइन्वॉल्व और एब्सेंट, प्रोवाइड लिटिल नर्चरेंस एंड गाइडेंस। और तीसरा हो गया आपका इनडिफरेंट टू चाइल्ड सोशल इमोशनल बिहेवियरल नीड्स। ठीक है, तो ये पेरेंटिंग स्टाइल थे आपके, एक ऑथोरिटेटिव, दूसरा ऑथोरिटेरियन, तीसरा परमिसिव और चौथा नेग्लेक्टफुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आया था कि मिड डे मील कब शुरू हुआ था? मिड डे मील 1995 में, 1995 में मिड डे मील आया था। इसका वर्तमान नाम बदल गया है, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान नाम क्या है इसका? वर्तमान नाम है अब पीएम पोषण योजना। ठीक है, क्या है? पीएम पोषण योजना। नाम कुछ भी बदल लीजिए, मील मिलना चाहिए बच्चों को। ठीक है, 1995 मिड डे मील इसका नाम था। अभी वर्तमान में पीएम से ही सब कुछ चलता है, इसलिए पीएम पोषण योजना याद रखिए। ठीक है, देखिए जो ग्रोथ होता है उसे हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जबकि आपका विकास आंतरिक और बाहर रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तीसरी बात, जो ग्रोथ वृद्धि निरंतर नहीं रहती, अर्थात रुक जाती है। जबकि विकास निरंतर रहती है, अर्थात गतिशील होती है। ठीक है, वृद्धि ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि विकास मल्टी डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, विकास मल्टी डायरेक्शन होता है। ठीक है, देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत हमने देख लिया है। एक था आपका सिफेलोकॉडल, ठीक है, सीट से पैर की ओर, और जो दूसरा था वह था आपका प्रॉक्सी मोडोस्टिल। पढ़ लिया हमने, इसे शुरुआत में पढ़ा था, जो कि सेंटर से आपका होता है बाहर की ओर। ठीक है, दो बात याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट है विकास ग्रॉस मोटर स्किल। स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर होता है। विकास ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर बढ़ता है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब कि जब बच्चे अपने मसल्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कि शिष्यावस्था में उंगलियों को टाइट कर लेते हैं,
तो वो ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे विकास ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है वह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी होता है विकास, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। जबकि आपका ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि 50 किलो वजन क्वांटिटी में बता रहा है किसी व्यक्ति का, 6 फीट हाइट, 8 फीट हाइट। ठीक है, जबकि विकास जो हो रहा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो रहा है। ठीक है, क्वालिटेटिव आप कह सकते हैं कि ये मात्रात्मक भी होता है, मेजरेबल होता है, ग्रोथ मेजरेबल। ठीक है, याद रखेंगे विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, बहुदिशाई होता है, सतत प्रक्रिया रहती है, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाला प्रक्रिया है। विकास की दिशा प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोडोकॉर्डल, सभी चीज़ें हमने विकास में देख लिया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कल हम देखेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर की, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे अपन, और साथ ही साथ हम जॉन डेवी का अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ेंगे अपन साथ ही साथ। ठीक है, इसके साथ ही साथ आरपीडब्ल्यू एक्ट पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, एनईपी 2020 पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन से संबंधित प्रावधान देखेंगे। सभी चीज़ें हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।